नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। और विशेष रूप से हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल अर्थात संविधान के अर्थ और अभिप्राय के बारे में। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल अर्थात भारतीय संविधान के प्रमुख घटकों के बारे में। हम लोग इस वीडियो में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या क्या है अर्थात एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेजर वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल। देन वी विल ट्राई टू डिस्कस अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना में संशोधन। साथ ही हम लोग जानेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीएम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना की किस प्रकार से व्याख्या की गई है। और वीडियो के अंत में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मेजर केसेस कंसर्निंग विद द प्रीएम्बल अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े विभिन्न वाद और विवादों को भी हम इस वीडियो में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना के अर्थ और अभिप्राय को लेकर। देखिए, सामान्यतः हम देखते हैं कि सभी संविधानों के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है और उस प्रस्तावना में उस शासन व्यवस्था के मूल आधारों, उसके मूल दर्शन, उसके स्वरूप और लक्ष्यों आदि का उल्लेख किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी होती है और ये जो प्रस्तावना है वो वस्तुतः संपूर्ण संविधान का सार होता है, संपूर्ण संविधान का दर्शन होता है। अर्थात हम देखते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें एक ऐसा दर्शन अंतर्निहित होता है जिसके आधार पर भविष्य के भारत का निर्माण किया जाना था। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जिनके लिए हमारा जो संविधान है वो प्रतिबद्ध रहता है और ये मूल्य भारतीय संविधान के दर्शन के आधारभूत तत्व होते हैं। और इस प्रस्तावना का अध्ययन करके ही हम हमारे संपूर्ण संविधान के सिद्धांतों और तथ्यों के बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का परिचय करवाती है। अब यदि हम हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो 4 मेजर कंपोनेंट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाती है। अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं जिनका परिचय हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना से मिलता है। और ये 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यदि हम बात करें तो देखते हैं। नंबर 1, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अर्थात संविधान की प्रस्तावना इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारी शक्ति जो है इस शक्ति का स्रोत भारत के लोगों में अंतर्निहित है। और सेकंड मेजर कंपोनेंट है नेचर ऑफ द स्टेट, दैट इज़ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अर्थात ये इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रीएम्बल का थर्ड कंपोनेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अर्थात यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और राष्ट्र की एकता और उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को अर्थात भाईचारे को बढ़ावा देता है। और 4th नंबर पे जो कंपोनेंट है दैट इज़ डेट ऑफ द कमिटमेंट एंड दैट इज़ द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अर्थात हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में उस तारीख का उल्लेख किया गया है जिस दिन इस संविधान को अपनाया गया था और वो तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949।
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है मेजरली 4 कंपोनेंट्स की ओर इशारा करती है। दैट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज डेट ऑफ द कमिटमेंट। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेजर वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल, अर्थात संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या पर। नंबर 1 है सोवर्निटी, अर्थात संप्रभुता। हम देखते हैं कि संप्रभुता का आशय उस शक्ति से है जिस पर आंतरिक और बाहरी नियंत्रण का अभाव हो, अर्थात वह शक्ति जो अपने आंतरिक और बाहरी किसी भी मामलों में निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है और संप्रभुता का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त है और भारत की जो विधायिका है वो संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार रखती है। सेकंड इम्पोर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट, अर्थात समाजवाद। देखिए, समाजवाद जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। और इस समाजवाद का अर्थ है एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विचार, एक ऐसी विचारधारा जो कि समानता पर आधारित हो। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और इनका लक्ष्य होता है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना, ताकि समानता पर आधारित एक समाज की रचना की जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ सेक्युलर, अर्थात पंथ निरपेक्षता। देखिए, ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी मूल संविधान में या हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में एड ऑन इसको किया गया था। देखिए, पंथ का अर्थ है संप्रदाय, अर्थात किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोगों का समूह, और पंथ निरपेक्ष से आशय है कि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देना और न ही किसी धर्म विशेष के साथ सौतेला व्यवहार करना। और भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है वो सभी पंथों को साथ लेकर चलने वाली एक विचारधारा है जो किसी भी पंथ को अन्य पंथों से विशेष या उच्च स्थान नहीं देती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता जो है वो सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करती है और भारत को पंथ निरपेक्ष बनाने का ध्येय रखती है। और इसकी पूर्ति के लिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार भी देश के नागरिकों को दिए गए हैं। नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेटिक, अर्थात लोकतांत्रिक। हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो शब्द है वो लोकतंत्र से बना है और लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के केंद्र में है भारतीय जनता और भारतीय जनता में ही सर्वोच्च शक्ति अर्थात संप्रभुता केंद्रित है, निहित है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया जाता है। और सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रीएम्बल का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है रिपब्लिक, अर्थात गणराज्य। हम देखते हैं कि एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। और हम देखते हैं कि भारत में भी इसी गणतंत्रात्मक पद्धति को आत्मसात किया गया है, स्वीकार किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसी आनुवंशिक राजा में नहीं होगी बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में निहित होगी जिसे देश की जनता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में हमें दिखाई देता है दैट इज़ जस्टिस, अर्थात न्याय। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों ही प्रकार के न्याय की सुरक्षा
भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति के साथ सामाजिक आधारों पर अर्थात धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाना तथा उन वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना जो कि पिछड़ गए हैं। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए तथा राज्य के संसाधनों पर सभी व्यक्तियों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर का अधिकार देना, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, चुनाव में वोट डालने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबर्टी की अर्थात स्वतंत्रता की, जो कि भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है। और इस स्वतंत्रता का आशय है कि व्यक्ति को विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना तथा उसको प्रतंत्रता से मुक्ति देना, उसको स्वतंत्र होकर क्रियाकलाप करने की अनुमति देना। लेकिन ये स्वतंत्रता तभी रहती है जब तक आप अन्यों की स्वतंत्रता हेतु खतरा नहीं बन जाते हैं। यदि आप अन्यों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती है। प्रस्तावना में दिए गए यदि समानता शब्द की हम बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना तथा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही समाज के किसी वर्ग हेतु विशेषाधिकारों की उपलब्धता न होना। अर्थात संविधान देश में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुत्व अर्थात भाईचारा शब्द भी देखने को मिलता है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे को बढ़ावा देती है। और हम देखते हैं कि हमारे संविधान में इसके लिए अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना में संशोधन पर। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था और ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीएम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना की जो व्याख्या की गई है उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गया था। तब 1960 के बेरूबारी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि ये स्वीकार कर लिया गया था इस मामले में कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है, भारतीय संविधान का एक अहम भाग है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तब एक बार फिर 1995 के LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक हिस्सा माना है, भारतीय संविधान का एक भाग माना है। अब हम बात करेंगे मेजर केसेस कंसर्निंग विद द प्रियम्बल, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े विवादों की। देखिए, इस संदर्भ में दो प्रमुख विवाद हैं। नंबर एक कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा विवाद है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम देखते हैं 1950 के बेरुबारी मामले में, जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी मात्र है और प्रस्तावना संविधान में वर्णित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है, इसलिए ये जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। जबकि 1973 के केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया और कहा कि संविधान का अध्ययन प्रस्तावना में उल्लेखित भावना को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए और इसलिए प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। 1995 के LIC ऑफ इंडिया के मामले में केशवानंद भारती वाले मामले का अनुमोदन किया गया और प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक अंग स्वीकार किया, अर्थात LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान के एक अंग के रूप में स्वीकार करती है। संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा एक अन्य विवाद ये भी है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इस संदर्भ में हम 1973 के केशवानंद भारती मामले को देखते हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचा है, जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसका उल्लंघन न हो। अर्थात केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन में भी ये कहा गया कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु यदि संशोधन द्वारा मौलिक ढांचे में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अर्थात यदि प्रस्तावना में परिवर्तन के नाम पर संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ की गई तो ऐसा करने पर परिवर्तन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तावना से जुड़े इस विवाद में कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने बात की प्रस्तावना के अर्थ और उसके अभिप्राय पर, प्रस्तावना के प्रमुख घटकों के बारे में और प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या भी हमने करने का प्रयास किया। साथ ही हमने प्रस्तावना में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इसकी व्याख्या तथा संविधान की प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख विवादों को भी हमने समझने का प्रयास किया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। एक नए लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।